अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। पीटीआई जब हुकूमत में आई, बल्कि उससे पहले भी बहुत से दावे वादे, बहुत से ख्वाब दिखाए गए, लेकिन जब पीटीआई को टाइम हो गया हुकूमत में तो देखने में आया कि उनमें से बहुत चीज़ें पूरी ना हुई और उसके बाद बहुत जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उनमें उखाड़ पछाड़ भी हुई। बहुत सी कयास आराइयाँ अफवाहें भी हुई कि इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, कोई अंदरूनी मामलात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन कभी भी इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। लेकिन हुआ कुछ यूँ अब कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू दिया है और तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए उससे मुतल्लिक और हलचल मचा दी है। इमरान खान को उन्होंने कहा कि वो एक विजनरी आदमी है, उनका एक विजन था और उनके कद का इस वक्त कोई लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दीगर मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से जो वादे दावे थे वो पूरे ना हो सके। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर पूरी मुस्लिम उम्मा में इस वक्त कोई कदावर लीडर है, वो करिश्मा है, तो इमरान खान साहब में। वफाकी वज़ीर साहब से जब तब्दीली की बात पर सवाल किया गया तो फवाद चौधरी साहब ने जो बुनियादी लोग थे पार्टी के, जिनमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब का शुमार होता है, उनका जिक्र किया और कहा कि उनके दरमियान में कुछ चपकलिश थी जिसकी वजह से जो विजन था इमरान खान का वो मुतासिर हुआ और आवाम तक ना पहुंच सका। उन्होंने ये भी बताया कि जहांगीर तरीन और असद उमर के दरमियान जो रस्साकशी थी वो जारी रही, जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर साहब ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हैरान कुन हम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें अफवाहें मिलती रहती हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने अब इसको वैलिडेट कर दिया है बयान देके। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब की जो दरमियानी चपकलिश थी और रस्साकशी थी उसकी वजह से जो बुनियादी विजन था टीम का वो मुतासिर हुआ और इमरान खान साहब ने जो दावे किए थे वो पूरे ना हो सके। अब इस पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या वफाकी वज़ीर साइंस का ये बयान दुरुस्त है कि इसी वजह से इमरान खान का विजन आवाम तक ना पहुँच सका? हाँ या नहीं के ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप एक ज़माना था इमरान खान साहब के इसी विजन के हामी हुआ करते थे, बड़ा सपोर्ट करते थे उनको। जो आज वजूहात बताई हैं फवाद चौधरी साहब ने, क्या आपको भी यही लगता है कि जो बैक ऑफ किए आप और जो पार्टी अपना विजन पूरा ना कर पाई, डी ट्रैक होने की वजह यही थी? पहली बात तो ये है, प्लीज़ करेक्ट योरसेल्फ। विजन वगैरह का मेरा कभी नहीं था। अच्छा, ये मेरी नफ़रत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की परफॉर्मेंस की वजह से। मैंने थर्ड फोर्स, और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड की बात है, कोई ड्राइंग रूम गॉसिप नहीं है। पीटीआई की पैदाइश से पहले मैं थर्ड फोर्स का, मजीद निज़ामी साहब का, वो दिबाचा इज ऑन रिकॉर्ड, मैं उसके लिए बेतहाशा लिख रहा था। इसलिए वो बात छोड़ें, हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इर्रेलेवेंट है मेरे नज़दीक। बॉटम लाइन ये है कि तब्दीली की हंडिया चौराहे में फूट चुकी है और तीसरी कुव्वत भी बदनसीबी की इंतहा है, कम से कम मेरी, कि पहली और दूसरी कुव्वत का रेप्लिका साबित हुई। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो वजह फवाद चौधरी दे रहे हैं। अच्छा, ये कमाल है लैक ऑफ होमवर्क का, और टीम फॉर्मेशन बुनियादी तौर पे होमवर्क का हिस्सा होती है। ये मैं जो बात करता हूं रियासत मदीना के बारे में, वो तेल नहीं निकल आया था, मेटल्स कीमती चले, तेल तो नहीं था, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात ही नहीं। ये सुन्नत है लीडरशिप की, मुसलमान क़यादत की के लिए सुन्नत है ये। टीम फॉर्मेशन, हजारों में से हजारों हीरे पैदा कर दिए। टोटल पीरियड 23 इयर्स ओनली, 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने वो टास्क उनको दिया। 63 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 23 साल में हजारों में से लाखों हीरे बना दिए। इधर दो नहीं है 22 साल में। तो किया क्या आपने भाई? लैक ऑफ होमवर्क। ये इनकी सरपटोल जो आपस की है वो भी होमवर्क की, होमवर्क में शामिल है। वो एक बाप अपनी औलाद को इकट्ठा नहीं रख सकता, उनके दरमियान एक तवाजुन पैदा नहीं कर सकता। इट्स अ फेलियर। बाकी आप ग्लैमराइज करते रहें, जी विजन है तो फलाना है, वो जाहिर बात करने का तरीका होता है। फवाद सियाना आदमी है, उसने कह दिया विजन है, फलाना है, ये है, वो है। लेकिन
और लेकिन के बाद तो असली बात शुरू हुई है। बहरहाल आई एम सैड इनफ। ठीक है बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब कहते हैं लैक ऑफ होमवर्क, यानी जब इक़्तिदार में आए दावे वादे थे लेकिन उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं थी। क्या आपको भी यही लगता है या फवाद चौधरी की वजह में ज़्यादा वजन लगता है? नहीं, मैंने तो फवाद का इंटरव्यू बहुत इंजॉय किया है। देखिए, गवर्नमेंट में बैठे हुए कोई भी क्रिटिकल बात करना मुश्किल होता है। गलती को एडमिट करना, कहना, मानना कि जो तब्दीली का नारा था वो हमसे नहीं पूरा हो सका, इसकी एडमिशन ही बहुत बड़ी बात है। आप आमतौर पे गवर्नमेंट और सिटिंग मिनिस्टर्स को देखते हैं तो वो तो सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करते हैं। सो इंट्रोस्पेक्टिव इंटरव्यू था, मैंने काफी इंजॉय किया। लेकिन फंडामेंटल इश्यूज, देखिए, मैं हासिन साहब से एग्री करता हूँ, होमवर्क एक चीज है, लेकिन होमवर्क से आगे जो फवाद ने बात की कि इमरान खान का विजन, वो क्या विजन है? मुझे नहीं पता कि वो विजन क्या है। और दो बड़ी कैंपेन्स उन्होंने की 2014 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में, उसके बाद 18 के इलेक्शन में उन्होंने बात की पुलिस रिफॉर्म की और जुडिशल रिफॉर्म्स की। मुझे नहीं पता, मैं एक वकील हूँ, इन चीजों में दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे नहीं पता कि उनका क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म का एजेंडा था कि पाकिस्तान में वो आके क्या करेंगे। 13 में हम सुनते थे, वो कहते थे जी जिस तरह बाकी जगहों पे शेरिफ इलेक्ट होते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट करवाएंगे। इलेक्टेड लोगों का हाल हमने देख लिया ऑलरेडी। सो मुझे नहीं लगता कि कोई संजीदा उनके पास प्रोग्राम भी था रिफॉर्म का, पहली बात। दूसरी बात, ये अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी अकाउंटेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, करप्शन किस तरह की प्रॉब्लम है और इसके किस तरह के सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ब्लेम करें, इन्होंने पैसे खा लिए, उन्होंने पैसे खा लिए, लेकिन उससे आगे चल के सिस्टम्स को ठीक कैसे करना है कि आइंदा ये काम ना हो, ये एक बेसिक इशू है। सो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। तीसरा एक स्ट्रक्चरल इशू है, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उसकी वजह से एक डिवीजन ऑफ पावर रही है। उन्होंने कहा, फवाद ने एडमिट किया कि जी गैर सियासी लोगों में, लेकिन इतना नाकाफी है कहना कि जी इन फाइटिंग, हर पार्टी में इन फाइटिंग होती है, उसकी वजह से इनिशिएटिव बिल्कुल ही किसी और के पास नहीं चला जाता। तो जो कॉम्प्रोमाइजेस 2011-12 से पीटीआई ने शुरू किए, जिसमें ये बहुत सारे लीडर्स उस वक्त आए भी इस पार्टी के अंदर इधर उधर से, तीतर बटेर आपने जमा कर लिए ये कह के कि जी हम पार्टी का एक विजन होगा, उसके बेसिस पे आगे चलेंगे, वो चीज होती नहीं नजर आई। और अब पोलराइजेशन हमारे मुल्क का ये लेवल है कि हम सब ने साइड्स पिक की हुई हैं। आप एक बात करते हैं तो उस पर लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, तो एक जो सेंसिबल मिडिल ग्राउंड होता है उसकी ऑलमोस्ट जगह ही हमारे मुल्क में खत्म हो गई है। या आप एक पार्टी को गाली देंगे या दूसरी पार्टी को गाली देंगे, तो मुनासिब बात करने वाले लोगों की गुंजाइश ही नहीं है रही। तो इन बहुत सारी चीजों का बेड़ा जो है वो इमरान खान साहब के सर जाता है। फवाद ने बड़ी समझदारी से इंटरव्यू दिया, क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन अपने लीडर को प्रेज भी करते रहे। तो लेकिन कम से कम मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने एक डिबेट जरूर खोली है कि क्या फेलियर्स है पीटीआई। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब, ये जो टाइमिंग्स है ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब की, इसके ऊपर थोड़ा सा सवाल आता है दिल में कि अगर उनको ये सारे मामलात पता थे और वो देख रहे थे तो फिर पहले क्यों नहीं वो खुल के सामने आया और पहले क्यों नहीं उन्होंने इंकशाफात किए? नहीं मैडम शेख, करते रहे हैं मुसलसल, पिछले 2 साल से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बातचीत करते रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल हसन निसार साहब की बात से एग्री करता हूँ। राइट पीपल फॉर राइट जॉब और होमवर्क दोनों पहले दिन से आज तक पीटीआई को हर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, कोई नई बात नहीं की, कोई हैरानी वाली बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं जो किसी को पता ना हो, कोई ढकी छुपी बात नहीं की। बात नई ये है कि ये वफाकी वज़ीर कर रहे हैं, फवाद चौधरी कर रहे हैं, इमरान खान की टीम के मेंबर कर रहे हैं। अब आ जाएं कि जो जब से उन्होंने इंटरव्यू दिया है उन पे क्या एतराज़ात लग रहे हैं। फवाद चौधरी ने चूँकि वज़ीर आला पंजाब बनना था, नहीं बन सके। चूँकि फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात से हटाकर खुड्डे लाइन किस्म की वजारत दे दी गई है। चूँकि फवाद चौधरी की बहुत सारे मामलात पर सुनी नहीं जा रही। चूँकि फवाद चौधरी का अपना ग्रुप है और वो ख़ुद भी कई लड़ाइयों का हिस्सा हैं और लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। चूँकि फवाद चौधरी किसी मिशन पर हैं, चूँकि फवाद चौधरी को ख़बरों में रहने का शौक़ है, वो पीटीआई पे तनकीद कर रहे हैं। असल पीटीआई पर वो तो ख़ुद भी कई पार्टियाँ बदल के आए हैं।
ये हैं वो इतराज़ात जो लगा रहे हैं और जो सोशल मीडिया उनके खिलाफ एक्टिव है, और ये पीटीआई का सोशल मीडिया है, और मैं जानता हूं कौन क्या कर रहे हैं। मैं इन सब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है कि क्या फवाद चौधरी ने झूठ बोला है? कोई एक झूठ बोला हो जो फवाद चौधरी ने नहीं बोला। क्या ये सच नहीं है कि जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकाला, असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकाला, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन लड़ाई, 4 ग्रुप मरकज़ में, 6 ग्रुप पंजाब में, क्या इन झगड़ों से नुकसान नहीं पहुंचा? और इन झगड़ों की वजह से 5 मशीर और 16 मुआवनीन और अनइलेक्टेड और मफाद परस्त और मौका शनास, सब इन झगड़ों से फ़ायदा नहीं उठाया उन्होंने। और फवाद चौधरी का ये कहना क्या गलत है कि जब आपकी बुनियादी टीम लड़ पड़े तो फिर और लोग फ़ायदा उठाते हैं? और जो सबसे बड़ा एक उन्होंने खूबसूरत बात की है, ये सारों के लिए बात है, ये सब मेरे ख्याल से इस पर गौर करना चाहिए कि इस सिविलियन स्टफ के साथ क्या सिविलियन बालादस्ती कायम हो सकती है? इस सिविलियन स्टफ के साथ क्या सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब पूरा हो सकता है? खा वो वोट को इज्जत हो, खा वो इनकलाब हो, खा वो मज़ाहमत हो, खा वो 72 साला तारीख बदलनी हो, खा कुछ भी हो, क्या हो सकता है? अच्छा, फिर जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो की उन्होंने कमज़ोर लोगों को इसलिए लाया, जी हजूर ये इसलिए लाए, खुशामदी इसलिए लाए कि वो अपने बच्चों को अपनी लेगेसी देना चाहते थे। ये भी सच है। फवाद चौधरी का शुक्रिया कि उन्होंने सच बोला, जैसे बाबर साहब कह रहे हैं डिबेट खोली, इस डिबेट को आगे जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। पीटीआई को कोर कमेटी को इमरान खान साहब को बैठकर इस पर करना चाहिए कि इसमें क्या सच है क्या झूठ है। और मेरे 3 सवाल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लाइक माइंडेड से, और हम सब मुझ समेत जिन्होंने तब्दीली के ख्वाबों पर यकीन किया, और जो आज भी, मैं तो आज भी मायूस नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि बीच चौराहे हांडी फट चुकी है, अभी हांडी नहीं फटी, अभी 28 महीने बाकी हैं। अच्छा। अभी बहुत कुछ हो सकता है। देखिए क्या तीन ख्वाब हैं, क्या 3 सवाल हैं। क्या यही तब्दीली थी जिसके ख्वाब देखे गए, दिखलाए गए? पहला सवाल क्या यही तब्दीली थी जिसके ख्वाब देखे गए, दिखलाए गए? क्या दूसरा सवाल, क्या 22 महीने की कारकर्दगी से इमरान खान समेत सब पीटीआई वाले मुतमईन हैं? तीसरा सवाल, इस कारकर्दगी के साथ आज ये इलेक्शन में चले जाएं, क्या जो मैंडेट है इससे ज़्यादा मैंडेट ले लेंगे? ये 3 सवाल है। अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ में है तो लगे रहो मुन्ना भाई, और अगर इन 3 सवालों के जवाब नहीं में है तो ये फवाद चौधरी जो कह रहे हैं इस पर कुछ थोड़ा सा सोचें, अभी भी जाग जाएं, बहुत कुछ अभी भी हो सकता है, अभी भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। खुदा के लिए आप जो हसन निसार साहब कहते हैं आप तीसरी कुव्वत थे, और तीसरी कुव्वत हैं तो तीसरी कुव्वत ना बने, असल वाली कुव्वत बने, और हमारे जो ख्वाब दिखाए थे, जो मैंडेट आपको मिला था, जो मंशूर वादे दावे नारे थे, उन पर अमल करें और उनको डिलीवर करें, या फिर ये दरमियान का रास्ता जो है ना इसको छोड़ ही दें। अल्लाह आपको खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भट्टी साहब अभी नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी आपसे आगे सवाल करने हैं। ये जो अभी आपने मौरूसी निज़ाम के खात्मे वाली बात की है ना, इसके ऊपर वापस आते हैं। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, भट्टी साहब ने भी एक पॉइंट उठाया है, कहते हैं वक्त जो आगे आने वाला है। फवाद चौधरी साहब ने इससे मुतल्लिक कहा है कि जी वज़ीर आज़म को इदराक है कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। 5-6 महीने का उन्होंने वज़ीरों को, मुशीरान को, मुआविनीन को एंजॉय कर रहे हैं। ज़रा पूछिएगा, जरूर पूछते हैं। साहब की आज मुस्कुराहट पे कातिल मुस्कुराहट है। हम वापस आते हैं हसन साहब के पास। मैं कहती हूँ आज इसी पे बात करते हैं आराम से, खुल के। अच्छा मज़हर साहब, तो कहते हैं फवाद चौधरी साहब के वज़ीर आज़म को इदराक है और उन्होंने अपनी सारी टीम को 5-6 महीने की डेडलाइन दी है, कहा है इसमें कुछ करना है वरना हवा का रुख तब्दील भी हो सकता है। उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहने की कोशिश की है। आप पहले कह चुके हैं कि आपको नहीं लगता कुछ हालात बदलने वाले? देखिए, जॉन एलिया का शेर है, कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना। अच्छा। शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। देखिए, और वो भी सुना दीजिएगा मज़हर साहब कि मैंने खुद को तबाह कर लिया, मैं कितना अजीब हूँ, बड़ा अजीब। मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। देखिए देखिए प्रॉब्लम कहाँ है? तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आई? वाह जॉन एलिया वाह।
तहरीक इंसाफ जब कायम हुई तो उसको कायम करने वालों में गैर सियासी दिमाग थे। आप उस तहरीक इंसाफ की पहली जो चंद लोग थे, उसमें 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब लोग, उनमें शायद 1-2 ऐसे लोग थे जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एक लीगल बैकग्राउंड था। बाकी सारे लोग जो थे उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लिया था। वो उस तरह उसको अगर मैं कंपेयर करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 67 में बनी, 67 में जो पीपल्स पार्टी बनी थी उसमें प्योर सियासी आइडियोलॉजिकल जहन थे, और इसी वजह से जो है वो पार्टी 3 साल बाद मेन स्ट्रीम पार्टी बन गई। बदकिस्मती से हमारी सियासत रोमांस से उम्मीद तक में रहती है। या तो हम रोमांस में रहते हैं किसी लीडर के, या किसी लीडर से उम्मीद बांधे रहते हैं। इमरान खान से हमने उम्मीद बांधी, बहुत नई कैडर लेकर आए इमरान खान, नए लोग लेकर आए। 97 में उन्हें ये नहीं पता था कि पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग एजेंट्स किस तरह बैठाए जाते हैं। 2002 में उनको 1 सीट मिली। 2002 के 2008 के बीच में वो जिनको अपना पीरो मुर्शिद मानते थे, मियाँ बशीर, उनके पास गए और उनसे ये पूछा उन्होंने कि मैं कब कामयाब होऊंगा। तो मियाँ बशीर ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद आंखें खोल के कहा कि जब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल होगे। जिस थर्ड फोर्स की हसन निसार साहब बात कह रहे हैं या भट्टी साहब बात कह रहे हैं, वो थर्ड फोर्स 2011 के जलसे के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद फिर इमरान खान ने स्टेटस को की पॉलिटिक्स शुरू की। उसके बाद इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स की, इलेक्टेबल्स को जमा करना शुरू किया। उनको ये कहा गया कि इलेक्टेबल्स के बगैर आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, कोई इनकलाब नहीं ला सकते। और उसमें इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स में, स्टेटस को की पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जिसको आप दिल से नहीं मानते। और मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अगर जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी जो ओहदों के लिहाज से भी इमरान खान के राइट और लेफ्ट थे, तो इमरान खान का झुकाव जहांगीर तरीन की तरफ होता था। शाह महमूद कुरैशी की बातों को वो ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे। वो इमरान खान को बड़ा शौक पहुंचा जब जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हो गए। 2013 में इमरान खान को दूसरा शौक पहुंचा जब पार्टी के इलेक्शन में इतने खुलकर ये लोग सामने आ गए कि उसके बाद आज तक हमने पीटीआई के अंदर पार्टी इलेक्शंस नहीं देखे। इस पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं कि उन्होंने बजाय इसके कि वो इस चीज़ को सीरियसली लेते और किसी ना किसी के खिलाफ एक्शन लेते, उन्होंने पार्टी इलेक्शंस ही करवाने छोड़ दिए। वो बिल्कुल पीछे हट गए। उन्होंने इस चीज़ को, इस टसल को, इस झगड़ों को जो है वो जाने दिया। किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, किसी एक को भी गलत नहीं माना। वो जहांगीर तरीन को भी साथ लेके चलना चाहते थे, वो शाह महमूद को भी साथ लेके चलना चाहते थे, वो चौधरी सरवर की बातों को भी बर्दाश्त करते थे। वो दूसरों के लोगों के कहने पे नॉन इलेक्टेड लोग जो थे, आज पीटीआई की काबीना में जो लोग मैटर करते हैं वो गैर मुंतखब लोग हैं। जो मुंतखब लोग हैं वो मैटर नहीं करते। जो बात फवाद चौधरी ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे हैं और बहुत से दीगर लोग करते रहे हैं, वो आज ऑन द रिकॉर्ड हो गई। और जब बातें ऑन द रिकॉर्ड आनी शुरू हो जाएं तो ये एक अलार्मिंग होता है, ये एक खतरे की घंटी होता है कि जो लोग आपके वज़रा, आपके मरकज़ी रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं, आज वो ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू करने की पोजीशन में आ गए हैं। और मेरी कोई 8-10 रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी, इन्होंने उससे आगे जाके बात की। उन्होंने कहा देखिए ये 1 साल है हमारे पास, और जब उन्होंने 6 महीने की बात की, उन्होंने मुझसे कहा था कि 1 साल है और उसके बाद फिर इलेक्शंस का माहौल आ जाता है। क्योंकि आप 3 साल अगर आपने गवर्नेंस की कुछ मिसालें कायम की तो अगला उसके चौथा साल जो होता है वो आप फिर अपनी परफॉर्मेंस को कंसोलिडेट करते हैं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर अंदाज में लोगों तक डिलीवर करते हैं, और फिर ज़ाहिर पॉलिटिकल मैनूवरिंग शुरू हो जाती है। इनका एक बड़ा इम्तिहान होगा मार्च 2021 में जब सेनेट के इलेक्शन होंगे। वहाँ आपको जहांगीर तरीन के पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी नज़र आएगी, वहाँ आपको चौधरीज ऑफ गुजरात की पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी नज़र आएगी, वहाँ आपको बीएनपी मैंगल भी एक मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आएगी,
वहाँ आपको MQM पाकिस्तान भी डिक्टेट करती हुई नजर आएगी। तो ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लेकिन मज़हर साहब, ये जो आप बात करें, मुनीब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। मुनीब, फवाद चौधरी साहब से जब सवाल हुआ तो वो कहते हैं जी हमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि हमारी तो अपोजिशन ही तगड़ी नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप अगले इंतखाबात या उससे पहले लोगों को क्या दिखाएंगे? व्हाट आर यू गोना सेल योरसेल्फ एज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो एक वो थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, ये फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि इमरान खान साहब को टीम अच्छी नहीं मिली। अच्छा, आप देखिए, आम तौर पे ये आपने भी सुनी होगी कि ये बुज़ुर्गों से हमने भी सुनी कि शादियां हो जाती हैं, ख़वातीन आधी आधी ज़िंदगी गुजार देती हैं, आधा दर्जन बच्चे माशाल्लाह पैदा हो जाते हैं, पूरा कुंबा बन जाता है, तो कहती हैं सच्चा प्यार नहीं मिला। ठीक है जी। अब यहाँ इन्होंने हुकूमत के 2-2.5 साल गुजार लिए और 2-2.5 साल गुजरने के बाद अब कह रहे हैं मैंने टीम चंगी नहीं मिली, यानी मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। अब बात यह है, जिन शहजादों की ये बात कर रहे हैं, असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी, चले शाह महमूद कुरैशी साहब तो एक उनका था सिलसिला, वो दोबारा फॉरेन मिनिस्टर बन गए। अब जो पोस्टर बॉय थे असद उमर साहब, वो बुरी तरह फेल हो गए। अब ये सारे लोग अगर आ जाते और इनकी लड़ाइयाँ ना भी होती तो कौन सा तीर चला देना था जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने। जो टीम है, टीम नहीं मिली। ओ भाई, आप पहले, जैसे वो हसन निसार साहब अक्सर कहते हैं, भाई आप पहले माजरत के साथ पहले घास चरते रहे, आपके पास वक्त था ना टीम बनाते। पूरी दुनिया में शैडो कैबिनेट्स बनती हैं, लोग काम करते हैं, आपने क्यों नहीं बनाई? आपने सबसे बड़ा जुल्म ये किया इस मुल्क की आवाम के साथ, आपने ख्वाब बेचे, झूठे ख्वाब बेचे, बगैर तैयारी के बेचे, और जब आपने ये किया तो लोगों ने आप पर अंधा एतमाद किया। ये छोड़ दें इस बात को कि आपके इक़्तिदार में आने में कौन कौन से फैक्टर्स शामिल थे, वो एक अलग डिबेट है और शायद इतनी कोशर भी ना हो, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी बात अहम ये है कि आप जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग पीपल इन क्वेश्चन है, हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टीज के अंदर होते हैं, सो इट्स नो बिग डील। लेकिन जो लीडर होता है ना, जिसके जितना मेरा इल्म है, जितना मैं पढ़ सका हूँ, कि लीडर या रहनुमा जिसका जिक्र अक्सर हसन साहब करते हैं, कि उसको आप चूज करते, वो अपने फैसलों से जाना जाता है, अपने फैसलों की एक्यूरेसी से जाना जाता है, उनकी टाइमिंग से जाना जाता है। यहाँ पर आप फैसले कर लेते हैं, बाद में कह लेते हैं जी बस ये हो गया, वो हो गया, फलाने ने बड़ा गलत कर दिया जी, फलाना माफिया कर गया, फलाना माफिया कर गया। अरे भाई, माफिया कुछ नहीं करता। दिस कोरोना वायरस वाज अ टेस्ट केस फॉर यू। आप कल मैं प्रोग्राम कर रहा था तो कोशिश की, जो डिस्क्रेपेंसीज थी, जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉलिसी में, वो हाईलाइट की। मानने को कोई तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी किसी प्रोग्राम में बैठ कर कह रहे थे कि नहीं, दुनिया में हमारी जो पॉलिसी थी ना वो बड़ी कामयाब थी। तो तोता चश्मी है, जब किसी के सामने बैठते हैं। फवाद चौधरी साहब खुद, जहांगीर तरीन साहब को इनकी बैकिंग थी, ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब भी ये मामला ये शुगर वाला चला, ये कहते रहे नहीं, ये रिपोर्ट ही गलत है, गलत तरीके से पेश की गई है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए, आप ये अपने आप को एब्जॉल्व इमरान खान साहब नहीं कर सकेंगे एट दी एंड कि यार मैं तो बहुत ऑनेस्ट आदमी था, बड़ा कमाल था, मेरे अंदर तो विजन ही बड़ा था, कूट कूट के भरा हुआ था, पर मैं डिलीवर नहीं कर सका, आई एम सॉरी। और ये जो ऑनेस्टी वाला तराजू हम लेके चलते रहते हैं ना जी, कि बड़ा फलाना ऑनेस्ट है, बड़ा फलाना ऑनेस्ट है, नो। आप खुद फाइनेंशियली कुछ नहीं करते, बट यू अलाउ सर्टन थिंग्स टू टेक प्लेस, दैट इज करप्शन, दैट इज डिसऑनेस्टी। आप जबान से बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं, गलत बयानी करते हैं, दैट इज डिसऑनेस्टी। लेकिन मुनीब, आपने हसन साहब का हवाला दिया तो हसन साहब तो ये भी बात कह चुके हैं कि ये जो अवाम है, ये इतनी बुरी तरह कंडीशन हुई हुई है, इसकी तरबियत के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आगे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो भी तो यही होगी ना। तो इसके ऊपर हम मेरा ख्याल है डिबेट करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ये जो सवाल है कि जी पार्टी लीडर या फिर जो पार्टी के मेंबरान हैं, किसकी वजह से सब कुछ हुआ, ये रखेंगे अपने एनालिस्ट के सामने। अपने एनालिस्ट से पूछते हैं, ये जो सारा कुछ बताया कि विजन डिलीवर नहीं हो पाया आवाम तक फवाद चौधरी साहब ने, तो इसकी वजह क्या है? क्या लीडर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ उस तरह से डिस्प्ले नहीं कर पाए, या फिर जो टीम उनको मिली वो सही नहीं थी? हसन निसार साहब, क्या समझते हैं आप? क्या नए लोग जो थे इमरान खान साहब के साथ, वो उनको सही तरह समझ नहीं पाए? अच्छा, सबसे पहले तो मनीब साहब ने एक बात की, बात खूबसूरत है, अच्छी बात है, झूठे ख्वाब बेचने की। इस पे मेरा एक शेर सुन लें,
ख्वाब फरोशी का शायद आपको एक और डायमेंशन दिखाई दे, वो मेरे मजमूए में शामिल है ये शेर। कुछ और नहीं वादा-ए ताबीर के बदले, कुछ और नहीं वादा-ए ताबीर के बदले, हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। वाह, बिला मुआवजा। समझ आई बात? सोचने वाले लोग ख्वाब ही देखते हैं। ये इन्होंने मुनीब साहब ने जो बात की, झूठे ख्वाबों की, जिनकी बुनियाद नहीं। बॉटम लाइन इज होमवर्क। मेरे भाइयों दोस्तों में से जिसने जो बात की है, मेरे से डिबेट कर लें, उसका निचोड़ सिर्फ होमवर्क है। होमवर्क मेडिटेट करने को कहते हैं। ये सूफिया की सिफत है। तो एक बंदा जो आधा घंटा तन्हाई में ना गुजार सकता हो, क्या सोचना उसने? होमवर्क किसको कहते हो आप? ये को डंड बैठ के लगाने को होमवर्क कहते हैं आप? सिलेक्शन टीम की, ये फैसला करना इलेक्टेबल लेने या नहीं लेने, ये होमवर्क है। लेकिन हसन साहब, असद उमर साहब के जिस तरह से दावे थे, निजात दहिंदा हमारी मईशत का उनको पोर्ट्रे किया जा रहा था, वो सारा हमें तो ऐसे लग रहा था होमवर्क होगा। मैं तो सच्ची बात है, मुझे तो हमेशा मैंने वो रेडिक्यूली किया है उस बंदे को। ही नेवर इम्प्रेस्ड मी। कुछ भी नहीं। ये उसका काम है ना भाई, जिसने उसकी प्रोजेक्शन की, तो पोस्टर बॉय, तो फलाना टमकाना, उसका काम है। बंदे को देखो, बात सुनो, मर्दम शनासी। गवर्नेंस कहते किसको है? गवर्नेंस कहते हैं मर्दम शनासी को, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अभी भट्टी साहब ने हवाला भी दिया है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। व्हाट इज दैट? अकबर अनपढ़ था, अंगूठा छाप, वो मर्दम शनास था। उसके 9 बंदों को 9 रत्न, रत्न शायद हमारे अंग्रेजी मार्का बच्चों को ना पता हो, पर्ल्स, 9 पर्ल्स ऑफ अकबर द ग्रेट, जिनको पूरी फ्रीडम थी, उसके गिरेबान तक जा सकते थे। इधर तो मरे सहमे हुए लोग हैं, दुमें इनकी अंदर होती हैं। नहीं, लीडरशिप बहुत कमाल का काम है भाई, और अवेलेबल है मॉडल दुनिया में, सबसे खूबसूरत मॉडल। इतनी तफसील मौजूद है। हुजूर मस्जिद जा रहे थे, बहुत तबीयत खराब थी, बिल्कुल आखिरी दिनों की बात है, सुन लें। तो आपने कहा बिलाल लड़खड़ाए थोड़ा सा, तो हजरत बिलाल ने, सैयदना बिलाल ने सहारा दिया, तो 2-4 कदम चल के रुक गए और कहा, बिलाल तुम्हें याद है आज से इतने बरस पहले तुम जख्मों से चूर चूर आए थे, तो इसी तरह मैं तुम्हें सहारा दे के अंदर ले गया था। तो हजरत बिलाल ने कहा कि हुजूर ये तो कल की बात है। फरमाया नहीं, उसने कहा हाँ कि ये तो इतने साल पुरानी बात है। तो आपने कहा नहीं, ये तो कल की बात है। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये हजरत बिलाल ने कोट की है। रिलेशनशिप देख रहे हो आप? लेवल ऑफ रिलेशनशिप, डेप्थ उसमें कितनी है, उसमें मोहब्बत कितनी है, उसमें अपनाइयत कितनी है। हवा के घोड़ों में, मैंने तो अभी रिसेंटली एक टर्म इस्तेमाल की है, ये पॉलिटिकल काउबॉयज हैं। ये विजन वही असद उमर मैंने मार्केट किया, अच्छा होगा वो ठीक है, वही उठा के। तो ये अभी बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, somebody has mentioned, मेरा ख्याल मदर साहब बात कर रहे थे कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने टीम बनाई तो हाँ। नजर आ रहा था। अच्छा, आपने टीम की बात की ना हसन साहब, यहाँ तो आज तक कुछ नजर नहीं आया। ये आप टीम की बात जो कर रहे थे, ये बड़ा हाँ, क्या अजीबोगरीब बात है। बच्चों को छुट्टियां दे दें, और छुट्टियां तो जून जुलाई में होती हैं, कहर की गर्मी पड़ रही है। अच्छा, टीम की बात की है ना आपने, तो छोड़ें। टोकरी में 2 फल गंदे हो जाएं, अच्छा फल फरोश निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो सारी टोकरी गारत कर देते हैं वो 2 सड़े हुए फल। तो इधर तो अंबार लगा हुआ है। चलें। बाबर सत्तार साहब, हसन निसार साहब टीम की बात कर रहे हैं, तो हमने बड़ी दफा, सबसे पहले तो इस मुल्क में चीखा ही मैं था, याद नहीं है आप लोगों को? इसीलिए सबसे पहले मैंने सवाल भी आप ही से किया हसन निसार साहब।
अच्छा बाबर साहब, जब हसन साहब टीम की बात करते हैं तो वजीर आजम को भी हमने बड़ी दफ़ा 92 की टीम का हवाला देते हुए सुना है और कहा है कि उनको तो टीम ही बुरी मिली थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी वर्क किया और किस तरह से वो लेके आए वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए। तो अब अगर टीम में फ्लॉज थे भी तो क्यों ना संभाल पाए वो टीम को, साथ लेके क्यों ना चल पाए वो? देखिए 2011 में तो हम सारे इंस्पायर्ड थे ना, क्योंकि एक सेंस थी कि ये मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जाता रहा है वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो हर बंदा चाहता था कि कोई आके कामयाब हो यहाँ पे। सो बहुत सारी उम्मीदें दुआएं शामिल थी इमरान खान साहब के साथ। लेकिन एक बात है होमवर्क की, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शायद हो या देखने का तरीका मुख्तलिफ हो, वो ये है कि कुछ असूल भी होते हैं कि इन असूलों के साथ मैंने आगे चलना है, इनके बेसिस के ऊपर काम होगा, इनके बेसिस के ऊपर आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। वो बेसिक असूल 2012 से ऑनवर्ड्स खराब हो गए। अच्छा। जिसकी गालिबन मजहर साहब भी निशानदेही कर रहे थे कि आपने ताकत तो एक्वायर करनी है, चेंज तो एक्वायर करनी है, लेकिन असूलों के बगैर नहीं करनी। अगर उन असूलों के बगैर आपको कोई ताकत दे रहा होगा तो आप लेने से इनकार कर दें। आप वो जिम्मेदारी, वो बोझ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप वो कहेंगे कि मेरे असूल के ऊपर ये नहीं है। तो जब ये अपनी खुली कचहरीज कर रहे थे 2012 के अंदर, तो बहुत दफा लोगों ने ये बात पॉइंट आउट उस वक्त की कि आप हर पार्टी के टर्न पोर्ट्स को ले रहे हैं, ये कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे असूल के ऊपर चलेंगे। जब ऊपर का बंदा ठीक होगा तो नीचे तक रिफॉर्म चली जाती है, सारे लोग ठीक तरीके से काम करते हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। कामरान शाहिद ने एक प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने कहा, लाहौर में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत प्रोग्राम्स में उन्होंने ये बात की, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर कोई आइडियोलॉजी थी, कोई असूल थे आपके 2011 के जलसे में जो नजर आए लोग आपको सपोर्ट करते हुए, तो वो असूल हैं क्या? आप अब उससे हट नहीं रहे हैं क्या? बाकी पार्टी से लोगों को उठा रहे हैं इलेक्टेड। तो इन्होंने कहा नहीं, ये मेरे असूल पे। तो आज जब आपको वो एप्रीहेंशन प्रूव होती नजर आ रही हैं, पार्टी के अंदर के लोग अब वो बात कर रहे हैं, तो अब आप किसी और को कैसे ब्लेम करेंगे? ये तो आपका विजन था ना कि हम इस तरह से पावर में आएंगे। लेकिन एक बात नजर आई है 2014 ऑनवर्ड स्पेशली, कि एक पावर हंग्री पॉलिटिक्स की है, बेशक वो धरने की पॉलिटिक्स हो, उसका एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव था कि मैंने पावर एक्वायर करनी। तो जब आप किसी भी असूल के बगैर पावर एक्वायर करेंगे और आप उस पावर को रिटेन करने के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो फिर नतीजा वही होगा जो हमारे सामने। क्योंकि बाबर सत्तार साहब सोच ये है ना कि अगर आप पावर में नहीं है, अगर आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे, तो आप डिसीजन मेकर ही नहीं है। आप जब डिसीजन मेकर नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। इस पर हम डिबेट करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद मजहर अब्बास साहब के पास पॉइंट लेके चलेंगे। टेक अ ब्रेक। बाबर सत्तार साहब ने पॉइंट उठाया कि जो बुनियादी उसूल थे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इमरान खान और पीटीआई ने, जिसकी वजह से अब ये हम देख रहे हैं जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, क्या आप इससे अग्री करेंगे? और भट्टी साहब ने भी पॉइंट उठाया था मौरूसी सियासत का, तो उसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा कि हमने तो हमेशा से ये देखा है कि शख्सियात के गिर्द सियासत होती है। एक लीडर होता है, उसको हम निजात दहिंदा बना के दिखा देते हैं, लेकिन नीचे किनशिप का क्या प्रोसेस होता है पार्टी में, कभी वो नज़र नहीं आया। पीटीआई के लिए भी है। देखिए बहुत ब्रीफली, क्योंकि मौरूसी सियासत तो फिर एक लंबी डिबेट चली जाएगी, मैं ब्रीफली आपको जो मैं समझता हूँ। हसन साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, होमवर्क की। सिर्फ होमवर्क ही काफ़ी नहीं होता, जो लीडर होता है वो देखता भी है कि किसने होमवर्क सही किया है या नहीं किया है। मैंने 2006 में इमरान खान साहब से इंटरव्यू किया था, और ये शायद इंटरव्यू अब भी जो है अवेलेबल है, कि मैंने उनसे पूछा था, 10 साल हो गए थे पीटीआई को बने, याद रखें। मैंने उनसे पूछा था, आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है? और ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा मैंने पार्टी का आइन नहीं पढ़ा। अब आप तसव्वुर करें कि अगर किसी लीडर ने अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा, वो सिर्फ ये कहते रहे कि बड़े काबिल लोगों ने ये बनाया है आइन। मैंने कहा आपने पढ़ा है? एंड ही सेड नहीं पढ़ा मैंने। तो आप इससे अंदाजा कर ले। देखिए 1980, आपने वर्ल्ड कप की बात की, 1987 में पाकिस्तान की सबसे अच्छी टीम थी, लेकिन वो सेमीफाइनल हार गए। 92 में अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन वो जीत गए, और उसका बड़ा क्रेडिट जावेद मियादाद को जाता है। पीटीआई में 2018 में जब इलेक्शन जीते तो वो समझे थे कि जहांगीर तरीन जो थे वो इमरान खान के जावेद मियादाद थे, और वो जब डिस्क्वालीफाई हो गए
तो उसके बाद बिल्कुल इमरान खान के लिए ऐसा लगा जैसे अब वो किसी भी सूरत में ये क्राइसिस से निकल नहीं पाएंगे। ये बेसिक। अच्छा, भट्टी साहब का कमेंट शामिल करते हैं। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्विकली? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल हसन निसार साहब मुनीब साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मैं जेलस फील कर रहा हूँ। प्लीज ये मेरा इhtजाज नोट कर। भट्टी साहब, आपने भी तो पार्टी चेंज कर ली है ना। ये है कि आप भी सबके साथ लेवल करने शुरू हो गए। दूसरी बात यह कि मुनीब साहब ने खूबसूरत वो जो लफ्ज़ों में कहा, वो असल में उसका डायरेक्ट ये कि एक औरत की शादी हुई और उसके 10 बच्चे हो गए और वो गली में बैठी रहती थी, हर वक्त सबको बताती थी मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तीसरी बात यह है कि जॉन एलिया साहब का ये एक शेर है, तुम अपनी इंतहा तो बताते। मैडम शेख, ये शेर सुनिएगा जरूर। तुम अपनी इंतहा तो बताते, खुद को और गिरा देता मैं। तो बात यह है कि हमें बताया गया था कि ईमानदार और अच्छा टीम लीडर मिल जाए तो निज़ाम बदला जा सकता है, इनकलाब आ सकता है। 22 साल शाहरुख खान की तरह इमरान खान, जब भी हम उनसे कोई गिला वो दुख का इजहार करते थे, वो कहते थे मैं हूं ना, मैं हूं ना, यानी मैं हूं ना। और फिर जब वक्त आया वजीर आजम बने तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं, रोगी बड़ा दुख लायक हूं मैं। अब अपोजिशन करप्ट है, करप्ट मिली है, असम्बलियों में हमें उतनी अक्सरियत नहीं मिली, टीम ठीक नहीं मिली, अवाम जाहिल है। तो अब इमरान खान से पूछना है कि सर उस्मान बुज़दार साहब कहाँ थे 22 साल आपकी स्ट्रगल में? रज़ाक दाऊद साहब का तब्दीली से क्या ताल्लुक है? नदीम बाबर साहब तो शहबाज शरीफ के साथी थे। 16 मुआवनीन में से कितने तब्दीली के साथ थे? अद्वियात, आटा गंदम, निजी बिजली घर, डाके, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल, कोरोना दवाइयाँ, वो हसन निसार साहब के 2 जो सड़े हुए आम अभी तक आपने क्यों नहीं बाहर निकाल के फेंके? 22 माह में एहतसाबी इदारों में कोई इस्लाहात, कोई थाना कचहरी में इस्लाहात, 22 माह में जजा सजाब का निज़ाम। चूंकि टीम लीडर इमरान खान है, ये सारा क्रेडिट, ये सब कुछ है। बाकी ब्रीफ केस कंपनी ने अब ब्रीफ केस उठा के अगली हुकूमत में चले जाना है। इमरान खान साहब ये सारा, हसन निसार साहब ने एक मरतबा लिखा था, ये इमरान खान की वाटरलू की जंग है, पानीपत की जंग है। इसमें हार गया तो लोग वर्ल्ड कप भुला देंगे, शौकत खान भुला देंगे, नमल यूनिवर्सिटी भुला देंगे, इमरान खान को भुला देंगे। अगर इसमें जीत गया तो बाकी सारी कारकर्दगियां भी बल्ले बल्ले होंगी। तो बात वही है कि मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और आखिरी एक आपने कहा था इमरान खान झगड़े इंजॉय करते हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा मुनीब, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर फवाद चौधरी साहब की बात को देखें तो वो कह रहे हैं कि जी शायद वो मशवरों पे चल के ऐसे लोगों को रख रहे हैं जो डिक्टेशन पे चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने निज़ाम की भी बात की, मुशीरान और मुआविनीन के, वो कहते हैं कि ना ही कह रहे लेकिन फिर भी एक तरह से सदारती निज़ाम ही है। देखिए, एक तो फवाद चौधरी साहब की एक तो उनका जेन्युइन ग्रीवेंस है विद हिज ओन पार्टी, यानी जो अभी उनकी जमात है पीटीआई और इमरान खान साहब से, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जरा खुदे लाइन हुए में। लेकिन फवाद चौधरी साहब एक ज़हीन आदमी, उन्हें पता है कि वो ये सब कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो ये समझते हैं कि अगर वो वजारत उनके पास ना भी रहे और वो सिंपल एक एमएनए भी रहे तो उनके हल्के के अंदर उन्होंने इतना काम अपने लोगों के लिए कुछ किया है कि लोग उन्हें दोबारा वोट दे सकते हैं। हालांकि एक टफ सीट है, आगे भी शायद टफ होगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने किया है। लेकिन अगेन इमरान खान साहब को मशवरा गलत मिल गया, उन्होंने मशवरा गलत मान लिया, अनइलेक्टेड को पास रख दिया, इलेक्टेड को दूर भगा दिया। ये किसी उस अनइलेक्टेड का कसूर नहीं है जिसे इमरान खान ने अपने पास रखा है, या किसी और का नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का अपना कसूर है। जो वो फैसले ले रहे हैं, तारीख उन्हें उनके फैसलों से, एज आई ऑलवेज सेड, उनके फैसलों से उनको जज करेगी। उसी से पता चलेगा कि वो कितने कॉम्पिटेंट थे, उसी से पता चलेगा उन्हें गवर्नेंस का कितना तजर्बा था, या कम तजर्बा चले ना भी सही, जितनी अंडरस्टैंडिंग थी। जो अब तक 2 साल में हमने देखा है, बहुत माजरत के साथ, उन्हें गवर्नेंस की जी की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो हालात चल रहे हैं और जो फिर उन्होंने आगे अपने अनमोल रतन हर जगह बिठाए हुए हैं, उनको देख के भी यही लगता है कि बस अल्लाह ताला ही रहम करे। अगर ये 6 महीने की इन्होंने बात की है तो फिर इट्स अबाउट टाइम दे शुड पुल अप द सॉक्स एंड सी कि हमने कैसे खुद को ठीक करना है। नहीं तो फिर वही होना है,
वो कहते हैं ना कि वेले दिए नमाजा तक वेले दिया टकरा, फिर वही काम होना है। एक करेक्शन सिर्फ बिल्कुल, सिर्फ ये वो जो मैंने 2006 का था, ये 2008 के बाद का इंटरव्यू है। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इदराक है और आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, डेडलाइन मिल चुकी है वज़रा को, मुशीरान को, मुआविनीन को, तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।